जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रीति मित्तल और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में दिखा था और इस चैप्टर में हम थोड़ा केमिकल नेचर ऑफ मैटर को समझते हैं। तो बेसिकली हमारे चारों तरफ हम जितनी भी चीजें देख रहे हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेपर हो, व्हाटएवर थिंग्स, हम इमोशंस के अलावा, फीलिंग्स के अलावा जितनी भी चीजें आसपास देख रहे हैं, हमने देखा था दैट इज ऑल मैटर। बट अब समझते हैं कि हम इस मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो बेसिकली हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं एज प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर को ही हम कहते हैं मिक्सचर। ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मतलब जो जिसके अंदर कुछ भी मिलावट ना हो। जब आप दूध के बारे में बात करते हो, टॉक अबाउट मिल्क, तो आप बोलते हो हमारा दूध बहुत प्योर है। दूध प्योर हो तब भी अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो वो प्योर नहीं है, दैट इज अ मिक्सचर। क्योंकि जब हम मिल्क के बारे में बात करते हैं तो मिल्क में कुछ फैट कंटेंट है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग चीजें मिक्स्ड हैं। तो जब भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा मिक्सचर होता है। तो आज से साइंस के अकॉर्डिंग आपका प्योर मिल्क भी प्योर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें कि अगर हमारा दूध ही प्योर नहीं है तो फिर प्योर है क्या? तो प्योर सब्सटेंसेस के लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज सब्सटेंस। केवल सब्सटेंस बोला तो भी क्या बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर नेचर ऑफ मैटर। सो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसे आप अगर फिजिकली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, कितना भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें, तब भी उसका कॉम्पोजिशन वो का वही रहे। फिजिकली आप उसको किसी भी छोटे पार्ट में और छोटे पार्ट में डिवाइड ना कर सकें, मैटर का वो पार्टिकल्स अगर आप टेस्ट करें तो उस छोटे से छोटे पार्ट में भी मैटर के वही पार्टिकल्स हैं, तो दैट वी कॉल इट एज प्योर। प्योर का फर्स्ट कैटेगरी है एलिमेंट्स। प्योर की कैटेगरी में फिर हम दो टाइप में डिवीजन करेंगे, फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकंड इज कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मतलब अगर हमने कोई एक सिंगल टाइप ऑफ एटम्स का ग्रुप है तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सारे हैं एलिमेंट्स। इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये भी सब हैं एलिमेंट्स। ओके, तो जब हम कोई प्योर चीज लें और उसमें अगर उनको डिवाइड करते जाएं और डिवाइड करने के बाद भी, रिपीटेड डिवीजन के बाद भी अगर हमें जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं वो सेम है एक दूसरे से, तो दैट इज नोन एज अ एलिमेंट। ओके, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड दीज एटम्स आर एग्जैक्टली अलाइक। ये एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे हैं। इन एलिमेंट्स को फिर हम डिवाइड कर सकते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हम एलिमेंट्स को फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में और डिटेल में चैप्टर में बात करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस में आते हैं कंपाउंड्स, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक अमोनिया। सो ये सारे हैं ग्लूकोज, ये सारे हैं कंपाउंड्स। अब आप बोलोगे कि मैम अगर कंपाउंड को मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं डिवाइड तो कर सकता हूँ। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करूँ तो मुझे उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, पर वो फिजिकल प्रोसेस से नहीं होगी। केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। तो इसलिए अगर हम फिजिकली डिवाइड करने की कोशिश करें, अगर हमारे पास प्योर वाटर है दैट इज ओनली हैविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो एक कंपाउंड है। आप वाटर को कितना भी छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दो, फिजिकल प्रोसेस से छोटा ड्रॉप ऑफ वाटर भी ले लो और आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो उसका कॉम्पोजिशन फिक्स है, दैट इज H2O। ओके, हाँ, आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस यूज करो तो आप उसको फर्दर डिवाइड कर सकोगे इनटू एलिमेंट्स। बट हम प्योर सब्सटेंस वो कहते हैं जिन्हें हम फिजिकल मेथड से और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कंपाउंड्स भी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ओके, आई होप नाउ प्योरिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्सचर्स। मिक्सचर नाम से ही पता चल रहा है कि एक से ज्यादा कंपोनेंट हैं, है ना। मिक्सचर ये वो वाला मिक्सचर नहीं है नमकीन जो आप घर पे खाते हो, so that is not that mixture, that is also a example of mixture only। तो मिक्सचर क्या होता है? जब एक से ज्यादा कंपोनेंट हो और उनके जो कंपोनेंट्स हैं दैट कुड बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड से आप उनको अलग अलग कर पाओ, सेपरेट आउट कर पाओ, तो वो कहलाता है मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया पानी में तो वो एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है। टैप वाटर जो हम पीते हैं दैट इज नॉट अ कंपाउंड, क्योंकि उसमें मिनरल्स भी होते हैं, तो वो भी क्या है? एक मिक्सचर है। तो हमने सॉल्ट वाटर ले लिया और हमने उसको हीट करना स्टार्ट किया,
तब उसमें से वाटर अलग हो जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो सिर्फ हीटिंग जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस से हमने वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट कर लिया। तो वो क्या था, एक मिक्सचर था जो कि फिजिकल प्रोसेस से ही अलग हो गया, सेपरेट हो गया। ओके, नाउ मिक्सचर को भी हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब देखने में आपको लगेगा कि बिल्कुल एक जैसे हैं, इसमें दो चीजें हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ही है। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर मींस लाइक आप सॉल्ट डाल दो पानी में, आप देखोगे बिल्कुल एक जैसा है, आपको अलग अलग पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे, तो दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर डाल दीजिए पानी में, लेमन जूस डाल दीजिए पानी में, सो ऑल दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो आपको पार्टिकल्स एक जैसे दिखे हैं, दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो डिफाइन अ सॉल्यूशन, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप किसको डिफाइन करने वाले हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स को। ओके, नाउ सेकंड कम्स द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रो वर्ड कहीं पर भी आएगा मींस अलग अलग। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कोलॉइड एंड सस्पेंशन। ओके, कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड का एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो अगर आप मिल्क को देखो तो देखने में आपको लगेगा कि हाँ ये तो बिल्कुल एक जैसा है, होमोजीनियस है, बट एक्चुअली वो होता है हेट्रोजीनियस। कैसे पता चला कि एक्चुअली हेट्रोजीनियस है, मिल्क को आप लीव कर दो, है ना, जस्ट लेट इट स्टैंड। आपने मिल्क को बॉईल किया और उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो आप देखोगे उसमें से फैट लेयर सेपरेट आउट हो गई और नीचे जो है दैट इज मिल्क। तो फैट लेयर सेपरेट आउट हुई मतलब उसमें कुछ और चीजें मिक्स थे, फैट मॉलिक्यूल्स मिक्स थे उस मिल्क के अंदर, और दैट इज द रीजन कि वो दिखने में तो लग रहा है कि होमोजीनियस है, बट वो होमोजीनियस नहीं है, एक जैसा नहीं है, वो सेपरेट आउट हो सकता है। तो दैट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिससे हमको सच में पता चलेगा कि हाँ ये तो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तभी ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हम करके देखेंगे जिससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारा मिल्क कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है। ठीक है, सस्पेंशन। सस्पेंशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि ना देखने में एक जैसे हैं और ना एक्चुअल में एक जैसे हैं। जैसे कि आप सैंड को पानी में डिसॉल्व कर दो या चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व कर दो। अब आपको पता है वो चॉक पाउडर या सैंड के पार्टिकल्स आपको पानी में अलग ही विजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप इन सैंड पार्टिकल्स को या चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन को छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद ये सैंड पार्टिकल्स या चॉक पार्टिकल्स सेटल डाउन भी हो जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे एक दूसरे से, सेपरेट आउट अपने आप ही हो जाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं सस्पेंशन। Such solutions are known as suspensions. Now I'll just quickly write the examples of all these, then I'll shift aside so that you can take a screenshot if you want. We are going to study about the types of mixtures. हम सिर्फ theoretically ही नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ experiments भी करके देखेंगे so as to make our learning more interesting. So now let's start with our study of the types of mixtures. Mixtures are basically classified into two categories, that is homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures वो mixture होते हैं जिनका composition throughout होता है exactly एक जैसा, and they are also known as solution. So when I ask you about solution, means you are asked about the homogeneous mixtures. Homogeneous mixture में composition exactly एक जैसा होता है, इसका मतलब क्या है? For example, अगर हमने sugar, salt, लेमन जूस इन सबको पानी में डाला और मिक्स कर दिया, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्योंकि वाटर के अंदर क्या क्या डिसॉल्व है, ईदर वी कैन ऐड सॉल्ट और शुगर और लेमन जूस, या फिर ये तीनों ऐड कर दे, तीनों भी एक साथ ऐड करें या अकेला इनमें से कोई भी एक कंपोनेंट ऐड करें, दैट सॉल्यूशन विल बी नोन एज अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। इसे होमोजेनियस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस वाटर को टेस्ट करेंगे, इस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे, तो थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपको इसका टेस्ट एक जैसा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि टॉप पे शुगर के पार्टिकल्स हों या बॉटम पे सारा सॉल्टी टेस्ट आए। थ्रू आउट द सॉल्यूशन इसका कंपोजिशन होगा बिल्कुल एक जैसा, एंड दैट इज व्हाई सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज होमोजेनियस। होमो वर्ड का मीनिंग ही होता है सेम, एक जैसा। ओके, सो सच अ सॉल्यूशन इज सिंपली नोन एज अ सॉल्यूशन। So when I'm asking you about solution, just answer me about a homogeneous solution. Solution के basically दो component होते हैं। For example, अगर हमने sugar को add किया है water में, तो sugar is a solute क्योंकि उसका proportion कम है, और water is known as a solvent क्योंकि water का proportion ज्यादा है। तो sugar is a solute and water is an example of solvent. अगर हमने tincture iodine बनाया है, तो उसमें iodine which is solid, that is an example of solute, और उसको अल्कोहल में ऐड किया है, इसलिए अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड कर सकते हैं
किसी लिक्विड को लिक्विड में ऐड कर सकते हैं या फिर गैसेस को भी एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ इन केस ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू लिक्विड. तो आपका कोका कोला, पेप्सी, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज अ गैस दैट इज एडेड टू लिक्विड. उसके अलावा एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन, क्योंकि एयर इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इनका एग्जैक्टली फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं है. मिक्सचर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी इनका प्रपोर्शन एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता. तो एयर में भी परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है. ऑक्सीजन हम कहते हैं रफली इट्स 21%, नाइट्रोजन इज 78%, बट अगर ये एस्टिमेट करें तो इट्स एन एवरेज. सो दिस proportion is not exactly fixed in case of any of the mixtures. तो एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर हो सकती है, बट उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना हो, स्मोक ना हो और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो, देन इट इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन. ठीक है, पर हमारे आसपास की एयर में तो बहुत स्मोक है एंड दिस एयर अराउंड अस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन. तो वो कैसा एग्जाम्पल है, आई लेट यू नो. नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस आर देयर. हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट. ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट एग्जैक्टली सेम ना हो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस. बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं उनके साइज के बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं एज कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन. कोलॉइड्स के फिर दो पार्ट होते हैं, फिर दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम. जैसे सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहा था, तो जिसका प्रपोर्शन कम था उसको हमने कहा था सॉल्यूट. So in case of colloids, इन solutes को ही हम कहते हैं dispersed phase. And जिसका proportion ज्यादा था उसको हमने कहा था solvent. And in case of colloids, such a thing in which such a medium in which dispersed phase is added, तो इस medium को ही कहते हैं एक तरह से solvent, जिसे हमने कहा था solution में, उसे ही हम colloidal mixtures में कहते हैं dispersed medium. Okay? अब हम इन तीनों टाइप के मिक्सचर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, बट इन अ कंपैरेटिव वे. कंपैरेटिव वे ऑफ स्टडी हमारी स्टडीज को ना सिर्फ आसान बना देगी, बट इट विल मेक आवर लर्निंग enjoyable as well as easy to memorize also. Okay, so let's have a comparative study of these three types of mixtures. So let's compare the solution, colloids and suspension based on these parameters. So first is the size of the particles. In case of solution, the size of the particles is very, very small. It's less than 1 nanometer. And what's 1 nanometer? 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meters. So the particles are even smaller than this. So the size of the particles is very, very small in case of a homogeneous solution. In case of colloids, the size of the particles is bigger. But how much big? Let's see. But let's first see the size of the particles in case of suspension. In case of suspension, the size of the particles is really, really big, and that's more than 100 nanometer. This particle size is really big, and so you are even able to see these particles like chalk or sand particles in water, because the size of the particles is more than 100 nanometer. But in case of colloidal solutions, the size of the particle is more than 1 nanometer but less than 100 nanometer. So it's between more than a solution size and less than the size of the particles in case of a suspension. It lies midway between the two. Okay, so you can just learn the size of the particles in case of solution and suspension, and the colloids will automatically fall between the two. Next, the type of mixture. We all know that solution is a homogeneous mixture, whereas a colloid as well as a suspension, both are heterogeneous mixtures. We have already seen that. Next is the visibility. Are the particles visible when we see a solution? No. If you mix salt or sugar or lemon juice in water, then the particles of salt or sugar are not visible to us. Means the size of the particles is too small and we cannot see them by naked eyes. In case of colloidal solutions also, the size of the particles is too small to be seen by naked eyes. We cannot see them by naked eyes, but if you want to see them, you can try it with an electron microscope. With the help of electron microscope, you must have heard that with a microscope, you can see the particles of milk. In the milk, you can see various bacteria, you can see lactic acid bacteria and all. So the particle size is big enough to be seen by a microscope, but small to be seen by naked eyes. Next, suspension. The particles are clearly visible by naked eyes also. Okay, just learn the examples and then these properties will be very easy for you all. Like example of suspension is sand in water or chalk powder in water. Based on that, you can learn the properties very, very easily. Next is Tyndall effect. That is scattering of light. But before studying that, let's look at an experiment to make our understanding easier.
I have taken a colloidal solution with me. I have added few drops of milk to water to make it a colloidal solution, and you can see the scattering of light in all directions. So you can see that the light is getting scattered, it's getting spread in all directions, and this is known as Tyndall effect. Now I'll just show it for comparison with water. In this, I have added some sugar to water, and you can see that now the Tyndall effect is not visible. There is no scattering of light in a true solution. So, you have seen that Tyndall effect is the scattering of a beam of light when it passes through a solution. And the particles of solution do not scatter light because the particles of solution are too small. So, when we pass light through the solution, then the particles are too small to scatter the light. We have seen that. In case of milk, we have seen that it is a colloidal solution, and so the particles are big enough to scatter a beam of light passing through it. Sometimes when you get a plate in the morning and a beam of light is coming into your room, then you are able to see that beam of light and the dust particles are visible, that there are dust particles in the room. So that visible light is there, and the air around us is having smoke, dust particles, water vapors, and that makes the air around us is also a colloidal solution, because that is also an example of Tyndall effect. Even in the forest areas, you must have seen that whenever you see a scene of the forest in a movie or somewhere, then it's often shown that the beam of light is coming into the forest area, and that beam of light, that pathway of light is visible because that is also showing Tyndall effect. Okay, I hope you remember that. Next time, whenever you see that beam of light into your room in the morning, you will just think about that is Tyndall effect. Next is suspension. These suspension particles are also big enough to show the Tyndall effect. So they will also scatter the beam of light. They will also show Tyndall effect, but until and unless the suspension breaks. If you let them settle down, all the chalk particles are going to settle down, or all the dust particles are going to settle down. That condition is known as the suspension breaks. And if the suspension breaks, means all the particles have settled down, then the Tyndall effect will no more would be visible. Now, next is stable mixture or the particles settle down. We have just discussed about that. In case of solution, the particles are too small and the particles are evenly spread throughout the solution and they are not going to settle down. So, the solution is stable and the particles are not going to settle down. In case of colloids, the particles do not settle down. In case of colloids also, it is the same as that of solution. So the particles are not going to settle down. The solution is a stable one. So colloidal mixture is also a stable mixture. Next, suspension. You all know that the particles are going to settle down when left undisturbed. And so it is not at all a stable mixture. Okay. Next is separation technique. How we can separate them out. So in case of solutions, you cannot separate out them by filtration. You cannot even separate them out by centrifugation. What is centrifugation? I'll let you know. So they couldn't be separated by filtration or by centrifugation. But in case of colloids, the particles could be separated by a technique known as centrifugation. Centrifugation is a very simple technique. Even your mother performs that at your home. Just ask her. So, in order to separate butter from buttermilk, मतलब छाछ में से मक्खन को अलग करने के लिए, your mother churns it in the mixer grinder. जब वो मिक्सर ग्राइंडर में उसको मिक्स करती हैं तो क्या होता है, बटर separates out, it comes up at the top and all the charge, all the buttermilk that remains at the bottom. So that process only is known as centrifugation. Centrifugation means high speed पे आप उस liquid को rotate करते हो so that उसके जो components हैं वो separate out हो जाएंगे. So that is true for all colloidal solutions. Even blood. ब्लड के जो कंपोनेंट सेपरेट करने होते हैं, ब्लड में से अगर प्लाज्मा मतलब फ्लूइड पार्ट और सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनको सेपरेट करना है तो भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जिसमें ब्लड को रख दिया जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन स्पिन करती है एट अ हाई स्पीड एंड सो व्हाट हैपेंस इज दैट जो ब्लड के सेल्स हैं दे बीइंग हेवियर, दे सेटल डाउन एट द बॉटम और ऊपर फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट इज प्लाज्मा वो सेपरेट आउट हो जाता है. तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक सिंपल चर्निंग है, रोटेटिंग इट एट अ हाई स्पीड, उसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे एंड दैट प्रोसेस इज
adopted for colloidal mixtures. Colloidal mixtures के components को separate कर सकते हो आप by centrifugation. बट अगर सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्ट को डिसॉल्व करा है पानी में तो कितना भी घुमा लो उसको, इट इज नॉट गोइंग टू सेपरेट आउट. ओके, उसको आपको सेपरेट करना है तो दैट यू कैन डू बाय इवेपोरेशन. सॉल्ट अगर वाटर में मिक्स किया है, अगर आप उसको हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हो. बट सेंट्रिफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंशन. सस्पेंशन को सेपरेट करना तो बहुत आसान है, जस्ट फिल्टर पेपर से फिल्टर कर दो एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज टू बिग तो वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे. फिल्टर पेपर के ऊपर आपका सैंड या चॉक पाउडर रह जाएगा. ओके, लास्ट इज एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स दैट यू ऑल नो वेरी वेल. सबसे पहले हमने स्टार्ट एग्जाम्पल से किया था, तो शुगर और सॉल्ट और लेमन जूस मिक्स्ड इन वाटर, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन. Pure air will also be called as a mixture of gases. So that is also a homogeneous solution. Okay. Apart from that, tincture iodine, in which iodine is added to alcohol, that is also an example of solution. There was less space to be written here, so I'm just telling you that verbally. In case of colloids, milk, blood, these are the examples of colloids. We will be having a look at many more colloids in the later part of the chapter. Next is suspension. Sand or chalk powder dissolved in water is an example of suspension. Okay, so I'll just shift to side in case you want to take a screenshot of the same. You can take that. So I'll just shift to side. आज हम पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में अबाउट द सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स. So now let's talk a bit more in detail about solutions. Solutions हमने देखा था that it has two components. Solution has a solute and a solvent, and ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक solution. Solute वो होता है जिसकी क्वांटिटी किसी solution में कम होती है. For example, if you are mixing sugar in water, then sugar is a solute and water is a solvent. And जो mixture बनता है that is a solution. For example, a solute could be a solid and that is in a solid solvent. Solute भी और solvent भी दोनों ही solid हो, ये भी possible है. And इसका बहुत अच्छा example होता है alloys. So alloys are the example of a solid solute and a solid solvent. Alloys आपके exams के लिए भी बहुत important है and alloys are an example of a homogeneous solution. अलॉयज वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें हम एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल या नॉन मेटल को ऐड करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. सो अगर हमने गोल्ड की ज्वेलरी हमें बनानी है तो गोल्ड की ज्वेलरी बनाने के लिए वी कांट टेक प्योर गोल्ड. प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो अगर प्योर गोल्ड लेंगे तो वो ज्वेलरी अपन उसकी नहीं बना पाएंगे एंड इट वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. वो बहुत जल्दी टूट जाएगी बिकॉज इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट. तो हम गोल्ड के अंदर कॉपर, सिल्वर ये मिक्स कर दिया जाता है and that only we call it as a 22 कैरेट गोल्ड. 22 कैरेट गोल्ड में कॉपर, सिल्वर ये मिक्स होते हैं और ये इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, गोल्ड की हार्डनेस को बढ़ा देता है एंड नाउ वी कैन यूज इट फॉर मेकिंग ज्वेलरी. तो अलॉयज जब बनते हैं उसमें सॉलिड सॉल्यूट होता है, सॉलिड सॉल्वेंट होता है, लाइक गोल्ड इज हैविंग सॉल्यूट्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर एंड सो दैट विल फॉर्म एन अलॉय दैट इज कॉल्ड 22 कैरेट गोल्ड एंड उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाती हैं. अलॉय का एक एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्रास. ब्रास इज हैविंग 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर. सो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. क्या आप सबने ब्रास देखा है? आप सबने देखा है बच्चों, मंदिर में जो घंटियां होती हैं येलो कलर की आपको दिखती हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ब्रास. तो ब्रास एक अलॉय है दैट इज कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक. एक बात और है बच्चों, alloys couldn't be separated into its components by simple physical processes. हमने देखा था कि सारे मिक्सचर्स को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट अलॉयज को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. बट स्टिल हम उसे मिक्सचर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. आप बोलोगे मैम आपने ही तो अभी बताया कि ब्रास में 30% जिंक एंड 70% कॉपर होता है, तो फिर हम वेरिएबल कॉम्पोजिशन कैसे कह सकते हैं? दिस 30% एंड 70% इज नॉट अ फिक्स्ड. ये थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो सकता है एंड दैट इज व्हाई वी से कि ये अलॉयज जो हैं वो एक मिक्सचर हैं बिकॉज इनका फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है. ओके, तो अलॉयज में ये प्रॉपर्टी है कि इनको फिजिकल प्रोसेसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, फिर भी इन्हें कहा है हमने मिक्सचर क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड नहीं है. दिस कुड बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो. ओके, नाउ हम बात कर रहे थे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सॉल्यूशंस के. फॉर एग्जाम्पल, अ सॉलिड कुड बी डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड
सच एज सॉल्ट और शुगर डिजोल्व इन वाटर। हम सॉल्ट या शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो भी क्या है, सॉलिड सॉल्यूट है एंड लिक्विड सॉल्वेंट है। इसी तरह से टिंक्चर आयोडीन एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है दैट यू शुड नो। टिंक्चर आयोडीन में आयोडीन दैट इज सॉलिड दैट इज डिजोल्व्ड इन अल्कोहल दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट और फॉर्म करते हैं ये टिंक्चर आयोडीन एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है एरेटेड ड्रिंक्स। जितनी भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो उसमें गैस इज डिजोल्व्ड इन वाटर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वाटर इटसेल्फ हैज सम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व्ड इन इट, तो वो भी क्या है, एक एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड। ओके, उस गैस प्रेजेंट इन लिक्विड की वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज गैस इन गैस मींस सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है और उसका एग्जांपल है प्योर एयर। तो प्योर एयर इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। बट अगर एयर इम्प्योर है मींस इट इज हैविंग डस्ट पार्टिकल्स, उसमें स्मोक है, तो वो एक प्योर एयर नहीं है एंड देन इट इज नोन एज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब आप कोलॉइड्स के बारे में पढ़ चुके हो और आप जानते हो कि रूम में जब लाइट की बीम आती है तो उसमें आपको आपके रूम में जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं एंड दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। So the air around us, if it is showing Tyndall effect, that is not an example of a solution. वो example हो जाता है colloid का। और हमारे आसपास की एयर में बहुत सारा डस्ट है, स्मोक है, तो that is a colloid example of colloid. But if we talk about pure air is a mixture of various gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and so pure air is an example of a solution. नेक्स्ट और भी टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इन योर बुक ओनली दीस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर गिवन, बट सम मोर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कुड बी देयर। फॉर एग्जांपल, लिक्विड कुड बी देयर इन लिक्विड, वी कैन डिसॉल्व सम अल्कोहल इन वाटर और वी कैन मिक्स सम लेमन जूस इन वाटर। सो देयर कुड बी मोर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, बट ओनली दीस मेनी आर गिवन इन योर बुक एनसीईआरटी। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू concentration of solution. What is concentration of a solution? The amount of solute present in a solution is known as concentration of the solution. मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। अब एक सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। व्हाट इज डाइल्यूट एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रेटेड, लेट्स हैव अ लुक। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है। सो इफ द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन इट इज नोन एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो। ओके, बट ये दोनों ही एक कंपैरेटिव टर्म है। सपोज मैं 3 glasses of water ले लूं। आई हैव टेकन 3 glasses of water. All the 3 glasses are containing some water. Suppose 100 ml of water is there. Now, in first glass, I am adding 1 spoon of sugar. In second glass, I am adding 3 spoons of sugar. And in the third glass, I am adding 5 spoons of sugar. 5 spoons of sugar. So now, if I compare the glass number 1 and 2, then you will say that glass 1 is dilute because it is having less amount of solute. And glass number 2 is a concentrated solution as compared to the first one because उसमें ज़्यादा solute present है। बट यही अगर मैं ग्लास नंबर 2 एंड 3 को कंपेयर करूं तो आप बोलोगे कि ग्लास नंबर 2 एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्योंकि उसमें सिर्फ 3 स्पून ऑफ शुगर है। एंड अगर मैं ग्लास नंबर 3 की बात करूं तो दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्योंकि उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है। तो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ये कंपैरेटिव टर्म्स होते हैं जब आप दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करो। बट इन जनरल जब हमें बात करनी होती है तो जब भी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो हम उसे एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कह देते हैं। केमिस्ट्री में आप बहुत बार पढ़ोगे कि हमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है, तो हमारे लिए कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं होगा, बट फिर भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा है मतलब उसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा है। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये दोनों ही टर्म्स डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंपैरेटिव टर्म्स हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आप और सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 100 ml ऑफ वाटर एंड उसमें मैं 10 स्पून्स ऑफ शुगर ऐड कर दूं एंड अब और शुगर ऐड नहीं कर पाऊं, तो दैट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें मैं और शुगर ऐड कर सकती हूँ, अभी और सॉल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी है, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट टर्म इज सॉल्युबिलिटी। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है दैट रिप्रेजेंट्स द सॉल्युबिलिटी। मतलब हमने कहा था कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट प्रेजेंट है एंड नाउ वी कैन नॉट ऐड एनी मोर सॉल्यूट टू इट। तो ऐसे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कहलाती है उसकी सॉल्युबिलिटी। बट दिस सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हाँ बच्चों, ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी।
इसका एक एग्जाम्पल आप डे टू डे लाइफ में जानते हो. You take some water from the fridge, chilled water, ठंडा पानी लीजिए and try to dissolve some sugar in that. आप 5-6 spoons of sugar add करने के बाद देखेंगे now you cannot add any more sugar to that. अब आप और sugar add नहीं कर पा रहे हैं. But now आप उस water को heat करना start करिए. जब आप water को heat करेंगे तो उसमें और sugar add कर पाएंगे. मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने पानी लिया था और उसमें सपोज आप 50 ग्राम ऑफ शुगर ऐड कर सकते थे, तो अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हो और नाउ यू आर एबल टू ऐड 60 ग्राम ऑफ शुगर टू दैट, मतलब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसके साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई. नाउ आप और ज्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकोगे. And this is known as solubility. The amount of solute that could be present in a solution at a particular temperature is known as solubility. Solubility temperature के साथ change हो जाती है. But अगर इसका opposite करें तो हमने मान लो बहुत तेज गर्म पानी लिया, उसमें हमने शुगर को ऐड किया और शुगर उसमें डिसॉल्व कर दी. And now we let the water cool down. हमने उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया एक हाई टेम्परेचर पे. एंड देन हमने उसको कूल डाउन करा. तो क्या होगा? क्या हमारा सॉल्यूट उससे सेपरेट आउट हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा. अगर आप उस सॉल्यूशन को कूल डाउन करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी वापस डिक्रीज हो जाएगी और क्रिस्टल्स वापस फॉर्म हो जाएंगे उस सॉल्यूट के. तो अगर आपने शुगर ऐड किया है तो शुगर के क्रिस्टल्स वापस से फॉर्म हो जाएंगे उस शुगर सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के साथ एंड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा. एंड ये सॉल्युबिलिटी चेंज क्यों हुई? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है और साथ ही साथ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाता है. स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ज्यादा स्पेस में ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स एंटर कर पाएंगे एंड इसलिए सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है और उनके बीच का स्पेस भी इंक्रीज हो गया है. Okay, so I hope you are clear with the concept of these terminology: dilute solution, concentrated solution, saturated and unsaturated solution, and solubility. Now हम थोड़े से numericals practice करते हैं based on this concentration of solution. But numericals करने से पहले let's see the formula. Now let's calculate the concentration of a solution. Concentration of a solution is defined as the amount of solute present in a particular amount of solution, and to find its percentage we'll multiply it with 100. This concentration of a solution could be found out in various ways. 3 मेथड हम इसमें पढ़ेंगे. That could be mass by mass percentage. Mass by mass percentage का मतलब होता है mass of solute divided by mass of solution into 100. Into 100 हमको percentage बता देगा. Okay. सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम. नाम से ही पता चल रहा है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ये हमें कॉन्सेंट्रेशन देगा. मास बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज. लास्ट कुड बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. जब दोनों ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का हमको वॉल्यूम मेंशन हो क्वेश्चन में, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 will give you the concentration of the solution. It's very easy formula. Okay, now let's do one question, one numerical to see the application of this formula. So everyone, you all just note down the question, try to do it by yourself and just let me know if you were able to do it by yourself or not. Okay, so the question is, calculate the concentration of the solution when 20 grams of sugar is added to 30 grams of water. Try to do it by yourself. Pause the video and just let's see whether you are able to do it by yourself or not. So I hope you have done that. Now in this question what is given is mass of solute. Mass of solute is given to be 20 grams, that is the sugar. What is the mass of solvent given? Mass of solvent, that is water, it's given to be 30 grams. But what is the mass of solution? Because in our formula, it's mass of solute divided by mass of solution and not mass of solvent. So we are not going to write the mass of solvent. What we are going to write is a mass of solution. So what would be the mass of solution? You all know that a solution is solute plus solvent.
and so mass of the solution will be solute, that is 20, plus solvent, that is 30 grams. That will make it a total of 50 grams. So we have 50 grams of solution. Now let's find out the concentration. So the concentration will be using the formula mass of solute upon mass of solution into 100. And that will give us mass of solute, that is 20. Mass of solution will be 50 into 100, and that will make us 40%. So the concentration of the solution is 40%. Now let's try with one more question. Now try to do this question. Some amount of sugar was added to water to form a 200 gram solution, so that the percentage of the solution was 20%. Find the amount of sugar that was added to prepare this solution. Again, pause the video and try to do it by yourselves. I hope you have done that. So I'm also explaining it to you. Mass of solute is not given. So let's take it x. You will say, मैम इसमें भी x y z आ गया, मैथमेटिक्स यहाँ भी आ गई. तो हाँ बच्चों, अभी हम 9th में जो बहुत थोड़े से न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं. If in 11th you opt for maths or biology, you will be having physical chemistry. Physical chemistry का बेस है ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स. Okay, in physical chemistry you will be having many questions based on numericals only. Okay, so let's do this question. Mass of solution was mentioned this time, and mass of solution was given to be 200 grams. Now, percentage of the solution was given. Concentration of the solution was given as 20%. So we have to find out how much solute was added. So you know that concentration of the solution is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. So let's put the value. Concentration is given 20%. Mass of solute is not given, so we're taking it x. Mass of solution is given 200 and into 100. Let's simplify that. These two zeros are getting cancelled with these two zeros. So x is equal to, this will be cross multiplied, and 20 multiplied by 2 will give you 40 grams. So how much sugar was added to prepare this 20% solution? That is 40 grams of sugar were added. Okay, so this is one more example of a question that could be based on this. Okay, so I hope you are clear with these simple numericals. You don't find it to be hard. In some of the questions, you might also find that they are giving you a particular temperature also. As you all know that solubility depends on temperature. So in the question of concentration, they sometimes also specify the temperature. So what would be the concentration of the solution at 293 Kelvin? So don't be confused that 293 Kelvin has nothing to do with your solution. आपको solution वैसे ही करना है जैसे आपने अभी किया है. Okay. So I hope you are clear with all the concepts of solution. You are clear with types of solution as well as the concentration of solution. Now let's move on to colloids. Now about the colloids, we have already seen in the previous video. हमने general properties, इसके characteristic features, Tyndall effect, वो सब देखा था. We have also performed experiment to show the Tyndall effect. Now we'll just learn more in detail about colloids, especially the types of colloids. But उससे पहले याद दिला दूं that colloids is having basically two components, dispersed phase and dispersed medium. Dispersed phase क्या है? जिस चीज को हमने मीडियम में डाला है, like it's a solute, जैसे सॉल्यूशंस में हम जिसको सॉल्यूट कहते थे, कोलॉइडल मिक्सचर्स में उसी चीज को हम अब क्या नाम देते हैं? डिस्पर्स्ड फेज. एंड जिस सॉल्वेंट के अंदर डाला है, जिस मीडियम के अंदर ऐड किया है, नाउ वी कॉल दैट मीडियम एज डिस्पर्स्ड मीडियम. ओके, सो dispersed phase and dispersed medium are the two components of colloids. Now let's have a look at the types of colloids. This is the dispersed phase. This is the dispersed medium. This is the type of solution that is formed, and this is the examples. So now let's study. What I have done is that हमने पहले solid को solid में डाला, फिर solid को liquid में, और फिर solid को gas में. तो हमारे लिए learn करना easy हो जाएगा. Okay? So when a solid is added to solid, उसको कहते क्या है? The colloidal solution जो बनता है, that is known as solid salt.
और उसके एग्जाम्पल्स हैं कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास. सो ग्लास आपको पता है ट्रांसलूसेंट टाइप के ग्लासेस जो आते हैं, तो ऐसे मिल्की ग्लासेस को बनाने के लिए भी क्या करते हैं, सम सॉलिड इज एडेड टू द सॉलिड. ओके, नेक्स्ट इज सॉलिड इज एडेड टू लिक्विड. सॉलिड को किस में डाला है, लिक्विड मीडियम में. सॉल्यूशन को कहते हैं सॉल. एंड एग्जाम्पल्स आर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन होती है, एसिडिटी को रिलीव करने के लिए यूज होती है. एंड मड, दीज आर बोथ एग्जाम्पल्स व्हेन अ सॉलिड इज एडेड टू लिक्विड. नेक्स्ट इज सॉलिड इन गैस. उसका एग्जाम्पल है एरोसॉल. जब भी एरोसॉल कहते हैं, जब भी एक सॉलिड किसको एडेड है, एक गैस में एडेड है. ओके, तो गैस में जब सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज नोन एज एरोसॉल. एंड इसके एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दे आर ऑल एडिंग अप लाइक अ स्मोक. तो इसमें क्या होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, दैट आर एडेड टू द एयर. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड लाइक कार्बन पार्टिकल्स एडेड टू अ गैस, एंड दैट इज नोन एज एरोसॉल. नेक्स्ट हम लिक्विड को ऐड करते हैं, सॉलिड में एक बार, लिक्विड में एक बार, एंड गैस में एक बार. तो जब लिक्विड को ऐड किया सॉलिड में, दैट फॉर्म्स अ जेल. ओके, जेल लाइक सब्सटेंस जो बनता है, दैट इज लिक्विड इज एडेड टू सॉलिड. मतलब इसमें सॉलिड कंटेंट ज्यादा है और लिक्विड का प्रोपोर्शन कम है, इसलिए हमने क्या किया, लिक्विड डिस्पर्स फेज है एंड सॉलिड डिस्पर्स मीडियम है. तो ऐसे एग्जांपल्स आप जानते हो बच्चों, चीज, बटर, जेली, नाम ही जेल है तो जेली इसका एग्जांपल है. सो चीज, बटर, जेली, इन सब में क्या है, बेसिकली सॉलिड है बट थोड़ा बहुत लिक्विड का कंटेंट है. दैट इज व्हाई आई सेड कि लिक्विड को ऐड किया है सॉलिड में. नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज नोन एज अ इमल्शन. जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में एड अप किया हो, तो उसके एग्जांपल्स हैं मिल्क, फेस क्रीम, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड एडेड टू लिक्विड. ओके, नेक्स्ट लिक्विड टू गैस. अब लिक्विड को किस में ऐड किया है, गैस को, गैस में. पहले हमने सॉलिड को गैस में ऐड किया था तो नाम था एरोसॉल. अब जब लिक्विड को गैस में ऐड करेंगे तो भी नाम है एरोसॉल. बोथ आर नोन एज एरोसॉल ओनली. ओके, सो इट्स easier for you all to remember कि गैस में चाहे सॉलिड डालो या लिक्विड, both are known as aerosol. एरो में, एरो स्टैंड्स फॉर एयर और एयर के अंदर आपने कुछ ऐड किया है. ओके, सॉल वर्ड इज यूज्ड फॉर कोलॉइडल सॉल्यूशंस ओनली. ओके, नाउ एग्जांपल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड. तो इसमें क्या है, जब क्लाउड्स बनते हैं या मिस्ट होता है या सुबह सुबह आपको कोहरा दिखता है ठंड के मौसम में, so these are all examples of this liquid present in gas. आप जानते हो कि जब कोहरा होता है, फॉग होता है, तो that represents that a lot of water content is there in air and that is why it's known as liquid added to gas and that is aerosol. Next is a gas is added to solid. गैस को किस में ऐड किया है, सॉलिड में, और उसको कहेंगे फोम. गैस को लिक्विड में भी ऐड करेंगे तब भी उसका नाम फोम है. सो इट्स इजियर फॉर यू ऑल टू रिमेंबर कि जब गैस में कुछ भी ऐड करते हैं तो वो एरोसॉल होता है, और गैस को चाहे सॉलिड या लिक्विड में ऐड करते हैं तो देन इट इज नोन एज फोम. अब फोम के एग्जांपल्स, व्हेन गैस इज एडेड टू सॉलिड, दैट इज नोन एज फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिक स्टोन. तो इन सब में क्या है, प्यूमिक स्टोन इज अ स्टोन लाइक इट्स वेरी लाइट एंड वेट, इट कैन फ्लोट ऑन वाटर. क्यों, क्योंकि उसमें एयर होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है. तो दैट इज प्यूमिक स्टोन. ओके, इट्स ऑफन यूज्ड टू स्क्रब करने के लिए, बॉडी एज अ बॉडी स्क्रब की तरह उसको यूज किया जाता है. उसके अलावा फोम है, रबर है. फोम यू ऑल नो इट्स देयर इन द पिलोज ना, पिलो के अंदर एक फोम लगाया जाता है, तो दैट इज अ फोम. रबर, स्पंज, so these are all examples of gas present in solid. Okay, next is gas in liquid, that is also known as foam, and one example of that is shaving cream. You must have seen na that shaving cream is there, and that shaving cream is having like a foamy substance, foamy appearances there, कुछ झाग झाग आपको दिखाई देते हैं, तो that is an example of gas present in a liquid and that is known as a foam. Okay, so by that we have completed with all our colloids. Properties we have already seen about solutions, colloids and suspensions. I hope this topic is clear to you all. Now, based on the types of colloids that we have seen, questions कैसे आते हैं आपके exams में? For example, you could be given 4 options and you are asked that out of the 4 options, which of these are going to show Tyndall effect? Okay, so you all know that colloids are going to show Tyndall effect. So the 4 examples could be tincture iodine, aerated drinks, then the other could be milk of magnesium, and the 4th option could be copper sulfate dissolved in water. So out of these all, only milk of magnesium is going to show Tyndall effect because it is a colloidal solution. Okay.
The second type of question that could be there is, which of the following is an example of a gel? So the four examples could be, first, milk of magnesium. Second, it could be butter. Third, automobile exhaust. And fourth, gemstone. So out of all these, gel is our butter, because butter is having some amount of liquid in a solid, and that forms a gel. We have seen that butter, cheese, jelly, these are all examples of a gel. Okay, so such questions could be framed specially as multiple choice questions for your exams. So prepare it very well. I hope you would be able to solve all the questions based on any of the concepts of solutions, colloids and suspensions. चैप्टर के शुरुआत में हमने देखा था कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्योर एंड मिक्सचर्स, एंड देन वी स्टडीड इन डिटेल अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. नाउ में पढ़ेंगे अबाउट द प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस को बेसिकली क्लासिफाई करा जा सकता है एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. व्हाट आर एलिमेंट्स? This term element was first given by Robert Boyle in 1661. सबसे पहला ये term जो यूज किया था element, that was by Robert Boyle. And the explanation and the definition of the term elements was given by Antoine Laurent Lavoisier. He was a great French chemist who gave the definition of the element. Elements matter का वो form है जो सबसे प्योर है और उसमें उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 118 नोन एलिमेंट्स टू अस. और ये एलिमेंट्स क्या हैं? उनके साथ में अगर आप फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट स्टडी अबाउट गोल्ड, प्योर गोल्ड अगर आप लोगे तो उसमें आप पार्टिकल्स को कितना भी डिवाइड करते जाओ, उस गोल्ड के पीस को आप कितना भी डिवाइड कर लो, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से कुछ भी डिवाइड करने की कोशिश कर लो, यू विल फाइंड दैट स्टिल यू विल बी हैविंग द गोल्ड पार्टिकल्स ओनली. And these elements are made up of atoms. Elements के अंदर क्या होते हैं? एक ही particular type के atoms. So one particular type of atoms are there and they make up these elements. These elements could be further classified as metals, non-metals and metalloids. हम इसको 3 categories में divide कर सकते हैं. Okay? So let's study in detail about all these 3 types of elements, 3 categories of elements. So, elements are basically classified as metals, non-metals and metalloids. तो हम पहले पढ़ते हैं metals and non-metals के बारे में in a comparative way. Okay? हम हमेशा comparison करके इसलिए पढ़ते हैं so that आप दोनों चीजों को एक साथ memorize कर पाते हो, अलग अलग 2 topics नहीं पढ़ने पड़ते हैं and हमारे दोनों topics एक साथ cover हो जाते हैं. But metalloids we'll be knowing separately. So, first about metals. Metals are usually solid. They are usually having a solid state. But some exceptions are there and that are very very important. First is mercury. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. ये mercury आपने देखा है क्या? बिल्कुल देखा है. Thermometer में mercury होता है. आपने बच्चों देखा होगा that when you take your measure your temperature, mercury level उसमें change होता है. So what is filled inside your thermometer, that is mercury. Next is some metals are there like cesium and gallium. They have a very low melting point. रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे बट थोड़ा सा हीट करने के लिए उनको टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते ही दे विल बी टर्निंग लिक्विड. ऐसा कहा जाता है दैट इफ यू जस्ट टेक cesium or gallium on your palm and just close your palm, then with the heat of your palm only they will become liquid. Looks like a magic, but actually cesium and gallium are very very reactive and इतने reactive metals को आप हाथ में नहीं ले सकते. It's going to burn very easily. So cesium and gallium, remember that they are having a very low melting point and इतना low melting point होता है कि बस थोड़ा सा heat करा. How much it is? Is it 303 Kelvin? Okay, 303 Kelvin is the melting point of cesium and gallium approximately. So इतना low temperature पे वो फटाफट से melt हो जाएंगे. Now, if we talk about non-metals, then non-metals could be solid, sometimes gaseous, and could be liquid also. Why I have taken the name liquid at last? Because only one non-metal is there that is liquid at room temperature, and that is bromine. Bromine is the only non-metal that is liquid at room temperature. ठीक है? तो solids हो सकते हैं ये, gaseous state में भी हैं. Total 11 elements in your periodic table are in the gaseous state. 118 elements में से सिर्फ
11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस स्टेट में अकर करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एंड ऑल दीज 11 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स ओनली. Okay, so non-metals could be in the solid state, liquid state, or in the gaseous state also. Next property is about luster. Metals usually have a shine. They have a beautiful shine, and you must have seen that whenever you see some metals, then they usually reflect a lot of light. So they have a shine in themselves, and this property is known as luster. But if you see non-metals, they usually don't have luster. One such example is coal. If you see coal, coal is an example of non-metal that is having carbon in it. So that is not having any luster. But आप 10th में पढ़ोगे, but some non-metals are there that have this luster. One such example is iodine. Iodine is a non-metal, still it has that luster, shine है उसमें. Next is the color. Color of metals is usually grayish white or golden yellow. बट अगर आप नॉन मेटल्स को देखोगे तो नॉन मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये एग्जिस्ट करते हैं. नॉन मेटल्स हैव ऑल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, बट मेटल्स यूजुअली ग्रेइश व्हाइट और गोल्डन येलो कलर में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, दैट्स नॉट ट्रू फॉर ईच एंड एवरी मेटल, बट यूजुअली है. नेक्स्ट इज मेटल्स आर मेलिएबल. व्हाट इज मेलिएबल? मेलिएबल मीन्स दे कुड बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. हम इससे इनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हैं, एंड यू नो सच एग्जांपल्स ऑफ दैट. इस प्रॉपर्टी को यूज करते ही हम बनाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल. तो ये सारी फॉइल पॉसिबल है बनाना आउट ऑफ मेटल्स बिकॉज दे हैव मेलिएबिलिटी, मीन्स दे कुड बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. इसकी एकदम पतली शीट्स बना सकते हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम फॉइल आप सबने देखा होगा. सिल्वर फॉइल एंड गोल्ड फॉइल भी एग्जिस्ट करती है. जो आप मिठाइयाँ खाते हैं, स्वीट्स के ऊपर एक वर्क होता है, यू कैन सी अ व्हाइट लेयर ऑफ दैट शाइनी लेयर इज देयर that gives a beautiful appearance to your sweets, and that is the silver foil. तो metals को use करके हम foils बना सकते हैं because they are very thin and they have the property of malleability. If you see the non-metals are usually not malleable. उनकी पतली पतली sheets आप नहीं बना पाओगे. Next is ductile. Metals are also very ductile. What is ductile? That they could be drawn into thin wires. तो उनसे आप wires बना सकते हो. And that is why we say that metals are ductile. बच्चों पता है पहले के टाइम में तो सिल्वर, गोल्ड, इन मेटल्स को यूज करके साड़ीज पे भी वर्क होता था. तो कॉपर वायर्स, इवन एल्यूमिनियम वायर्स आर देयर, और इन वायर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है. टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब दे कैन कैरी अ लॉट ऑफ वेट और वो उसमें ब्रेक नहीं होंगे. तो मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हाई होती है, एंड नॉन मेटल्स यूजुअली couldn't be drawn into wires, that they are not ductile, एंड इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है. मतलब अगर आपने नॉन मेटल लिया और आपने उसके ऊपर किसी वेट को हैंग करने की आप कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा. वो दैट वोंट बी एबल टू बेयर दैट वेट. सो दैट इज हैविंग द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. Now, next is metals are usually sonorous. Sonorous means that they are going to produce some voice. If you strike a metal, then you must have heard that a sound is produced. That property is known as sonorous, and that is why metals को use करके हम बनाते हैं स्कूल की bells. तो bells बनाने के लिए usually metals ही use कर सकते हैं हम, क्योंकि metals हैं sonorous. Non metals की अगर बात करें तो non metals are usually not sonorous. Next properties is that metals are usually good conductors of heat and electricity. Heat और electricity को conduct करते हैं, इसलिए हम जितने भी utensils होते हैं वो heat को conduct कर लें, इसलिए हम metal से ही utensils बनाते हैं. उसके अलावा जितने भी वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और वो अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. बट द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिमेंबर दैट इट इज सिल्वर. ओके, सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कोई है तो दैट इज सिल्वर. इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यूजुअली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. ये सभी प्रॉपर्टीज, दैट इज द जनरल प्रॉपर्टीज, आर फॉर यूजुअल मेटल्स एंड यूजुअल नॉन मेटल्स. सबके लिए नहीं है. देयर आर एक्सेप्शंस टू ईच ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, लाइक मर्क्यूरी, लेड. सो ऑल दैट यू विल बी रीडिंग इन योर हायर क्लासेस, बट we are just talking about the properties in general that is there in most of the metals or most of the non-metals. Next, examples. If we talk about the examples of metals, that includes gold, silver, copper, aluminium. So there are many examples of metals.
Next is the examples of non-metals that includes nitrogen, hydrogen, oxygen, then fluorine, chlorine, bromine, all are there. Okay, just point out, I just told you that there is only one non-metal that is liquid at room temperature. Its name is here in the examples also. Just figure out what is the name of the only liquid non-metal. Okay, and let me know in the comment section, were you able to find it out by yourself? So that's a comparative study of metals and non-metals. Now let's see about metalloids. What are metalloids? Next is metalloids. Metalloids have the property of some properties of metals and some properties of non-metals. इनकी कुछ properties metal से match करती है और कुछ properties non-metal से match करती है, and so they are known as metalloids. You can easily remember the metalloids by a trick. So that is बोली, सीता, जी, ऐसे, सब, तेरे, पुण्य. Okay, these are all metalloids. Boli, Sita, Ji, ऐसे, सब, तेरे, पुण्य. By remembering just this mnemonic, you can remember the name of all the metalloids. 9th standard की NCERT book में सिर्फ first 3 non-metalloids दे रखे हैं, that is boron, silicon and germanium. But in higher classes ये सारे metalloids आपके लिए आएंगे, and it's very good to remember it right now itself. Okay, metalloids के बारे में और डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. For this class, just remember the names of the metalloids, and properties of metalloids are a combination of metals and non-metals. Okay, they have some properties of metals and some properties of non-metals. That's all about the elements. And now we'll move on to the compounds. What are compounds? When 2 or more than 2 elements combine together chemically and form a new substance, that is known as a compound. ठीक है? For example, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, एंड जब ये दोनों केमिकली कंबाइन हो जाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, एंड दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड. वी हैव मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स लाइक वाटर इज अनदर कंपाउंड. तो वाटर में क्या है? हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. बट हाइड्रोजन, यू ऑल नो, इट्स अ गैस. ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, एंड बोथ सपोर्ट्स फायर. दोनों ही सपोर्ट करते हैं फायर को, बिकॉज हाइड्रोजन इज एक्सेलेंट फ्यूल. इट्स यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स. ऑक्सीजन हर चीज को बर्न करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है. बट देखो बच्चों, दोनों के कंबाइन होने से जो वाटर बना, उसी को हम यूज करते हैं टू पुट ऑफ फायर. फायर को बुझाने के लिए हमें काम आएगा. सो यू कैन, बाय दैट एग्जाम्पल, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कंपाउंड्स जब बनते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज उनके कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स से चेंज हो जाती है. उनकी प्रॉपर्टीज उनके कॉम्पोनेंट एलिमेंट्स जैसी नहीं रहती. ओके, तो ये है, दीज आर सम कंपाउंड्स. कंपाउंड्स जब भी बनेंगे तो उसमें there could be a combination of 2 non-metals, there could be combination of a metal and a non-metal also. ठीक है, जब 2 non-metals combine करेंगे तब भी compounds बन सकते हैं. When a metal and a non-metal combine, then also they can lead to the formation of compounds. ठीक है, ये NaCl क्या है? That is common salt, sodium chloride, जो हम खाने का नमक बोलते हैं, that is NaCl. Okay, तो compounds are formed by the combination of elements, and ये elements combine होंगे एक fixed ratio में. That is very very important. Fixed ratio में क्यों? Because अगर हम एक example देखें तो if carbon combines with 1 atom of oxygen, that forms carbon monoxide, जो कि एक different compound है as compared to when carbon combines with 2 atoms of oxygen, that forms carbon dioxide. और ये दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. इसी तरह से H2O इज वाटर एंड H2O2 होता है कंपाउंड, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो जब भी कंपाउंड्स बनेंगे, एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन ओनली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स के लिए कि इनका प्रपोर्शन, किसी भी कंपाउंड में इन एलिमेंट्स का प्रपोर्शन सेम होगा. इलेक्ट्रिकल प्रोसेस से हम इन एलिमेंट्स को सेपरेट आउट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करना चाहें तो जस्ट पास इलेक्ट्रिसिटी. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आप हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो कंपाउंड्स कुड बी ब्रोकन इनटू इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस. जबकि हमने देखा था एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. वी कैन नेवर डिवाइड द एलिमेंट्स, बट कंपाउंड्स को हम डिवाइड कर पाते हैं. ओके, बिकॉज पर अगर हम फिजिकल मेथड से देखें लाइक हीटिंग और एनी अदर मेथड,
तो फिजिकल मेथड से हम इन कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. आप कितना भी वाटर को हीट कर लो, उसमें से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते. तो फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. ओके, so that is like a differentiating point between the elements and compounds. This property of having a fixed proportion in case of compounds ही उसे differentiate करता है from alloys. Remember alloys हमने पढ़ा था कि alloys में metals का combination होता है दूसरे metals के साथ में या non metals के साथ में, और उसका एक fixed proportion नहीं होता, and that is why हमने कहा था alloys क्या है, mixture है, क्योंकि उसमें परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, प्रोपोर्शन थोड़ा वेरी कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज अ अलॉय एंड नॉट अ कंपाउंड. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दी कंपाउंड्स. एक एक्टिविटी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ आयरन के पीसेस लिए और हमने लिया कुछ सल्फर पाउडर. अब इन दोनों को हम मिक्स कर दें. ओके, आयरन फिलिंग्स लिए, सल्फर पाउडर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया. अब अगर हम मिक्स करके इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि सल्फर इज स्टिल येलो इन कलर. सल्फर का कलर येलो होता है, मिक्सचर बनाने के बाद भी इसका कलर येलो ही है. और आयरन के पास अभी भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, और इसलिए हम आयरन के पास में, हम इस मिक्सचर के पास में अगर कोई मैग्नेट लेकर आएंगे तो मैग्नेट की तरफ ये आयरन अट्रैक्ट होगा. एंड दैट शोज कि हमने जब मिक्सचर बनाया तो उसके कॉम्पोनेंट के जो प्रॉपर्टीज थी वो रिटेन रही. बट यही हम आयरन एंड सल्फर को लेके अगर दोनों को मिक्स करके और हीट करना स्टार्ट कर दें तो इफ यू हीट देम देन यू विल फाइंड कि आयरन सल्फाइड बन जाएगा. ओके, आयरन सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. इन एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज आयरन सल्फाइड. एंड ये आयरन सल्फाइड इज हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम आयरन एंड सल्फर. ये आयरन सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है. मैंने आयरन 2 सल्फाइड क्यों लिखा है, क्योंकि ये वैलेंसी होती है आयरन की. ओके, तो यू विल कम टू नो अबाउट दैट इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. सो आयरन 2 सल्फाइड इज फॉर्म्ड, और ये आयरन सल्फाइड जो बनेगा दैट इज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू इट्स कंपोनेंट्स. आयरन सल्फाइड को अगर आप देखोगे तो दैट विल बी हैविंग अ ब्लैक कलर, जबकि सल्फर का एक we were having sulfur that was yellow in color. अब आयरन सल्फाइड जब बना है तो that is having a black color. उसके अलावा अगर आप एक मैग्नेट पास में लेकर आएंगे आयरन सल्फाइड के, then you will find कि वो मैग्नेट सल्फर आयरन सल्फाइड को अट्रैक्ट नहीं कर रहा. अब उसमें से आयरन के पीसेस सेपरेट आउट नहीं कर रहे, that is not getting attracted towards the magnet. तो जब भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं एलिमेंट्स से तो उनकी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती है. बट जब हम मिक्सचर बनाते हैं इन्हीं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स करके तो उसमें उन कंपोनेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं होती या कंपोनेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं होती. तो मिक्सचर्स जब भी बनेंगे तो कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं होंगी, बट जब भी एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं. ओके, एक बात और बच्चों, हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं हमने उसमें दो एलिमेंट्स ही लिए हैं, बट इट्स नॉट सो कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. Glucose is having 3 elements in that. Okay, carbon, hydrogen and oxygen. So number of elements that are present in a compound, it's not fixed. Okay, that could vary from one compound to another. Okay, so I hope you are clear with the concept of elements and compounds. Now just let us compare the elements with the compounds. In this chapter, various comparisons are given, and these comparisons are very important for your exams. Like you could be asked the comparison between solutions and suspensions, comparison between homogeneous and heterogeneous mixtures. So various comparisons are possible and they are very, very important for your exams. So now let's have a comparison between elements and compounds. Elements cannot be broken down into any simpler substances. So by any method, by chemical, electrochemical, whatever method we can do, but we cannot split the element into any simpler substances. So that is about elements. But if we compare that with compounds, compounds do have a fixed composition, but they are made up of elements. And so that could be broken down into its component elements by some chemical or electrochemical processes. For example, if we have water, water is a compound. And if we want to break this water into its components, we can pass electricity through it.
So if we pass electricity through water, then water would be broken down into its components, that is hydrogen and oxygen gas will be formed when we pass electricity through water. So that shows that compounds could be split into its component elements. Next is elements consist of only same kind of atoms. If we just have a pure element with us like copper, and if we keep on dividing that copper into smaller and smaller pieces, and we'll find that still we'll be having copper particles only. So they are made up of atoms of the same kind. But if we compare it with the compounds are formed by atoms of two or more than two kind of atoms. So if we compare, like if we just take common salt has atoms of sodium and chlorine. So this sodium and chlorine both are elements, but this compound NaCl, that is common salt, is made up of two kind of atoms. So various compounds could be formed of two or more than two kind of atoms. Next is the examples. So the examples of metals, non-metals, metalloids, all these examples will be included in the examples of elements. So it includes gold, silver, mercury, bromine, boron. So I have tried to include some metals, some non-metals, and a metalloid boron. Okay, so that includes examples of metals as well as non-metals and metalloids. They are all examples of elements. But examples of compounds includes water, carbon dioxide, carbon monoxide, and glucose. Okay, so the last two examples here, the carbon dioxide and carbon monoxide, simply shows that if the composition is changed, then the name of the compound also changes. So just always remember that compounds always have a fixed proportion of the atoms present in it. Okay, so that's all about the comparison between elements and compounds. Now let's have a look at the comparison between compounds as well as mixtures, because we have studied about the mixtures as well as compounds. So now let's compare them. So now mixtures are formed when elements or compounds just mix with each other. They are not reacting with each other, they are just mixed with each other, and so no new compound is formed. And the chemical composition of the constituents is also not changed. So if we see that chemically the constituents are still the same only. But in case of compounds, the elements react with each other to form a compound. So here it's a chemical reaction that is taking place to form a compound. But in case of mixtures, there is no chemical reaction, and so the component constituents of that mixture are still having the same chemical properties. Next, if we talk about the mixtures that has a variable composition, that composition is not fixed. So if you want to dissolve salt in water, you can dissolve any amount of salt in water. Either you can choose to just mix 1 spoon of salt, or you can mix 3 spoons of salt in 100 ml of water. तो composition mixtures में fixed नहीं होती, that could be changed. But if we compare it with compounds में हमेशा chemical composition जो रहती है, proportion of the elements in a compound is always fixed, and that is why compounds have a fixed formula. For example, CO is carbon monoxide, and CO2, अगर 2 atoms हैं oxygen के combined with 1 atom of carbon, then it forms CO2, and carbon dioxide is having different properties as compared to carbon monoxide. Okay, so they always have a fixed composition, and that is why they have a fixed formula also. Now next is, a mixture has the properties of its constituent substances. If we just observe a mixture and we want to see the properties of the constituents are still there or not, then we will find that still the component is having its properties. I'll just show you one more example for that in detail, but I'll just tell you one thing, that if we just mix iron with sulfur, then still iron will be attracted by a magnet. But if they are made to react with each other, then that will not be attracted towards the magnet. So if we just compare that with the compound, the properties of a compound are totally different from its constituents. For example, water only. Water is made from hydrogen and oxygen. Hydrogen is a gas, oxygen is a gas, both support burning, both support combustion. But if we take the example of water, that is formed by the combination of the two, that is having totally different properties. It is just used to put off wire. Okay, तो कहाँ ये दोनों oxygen and hydrogen individually they just help to burn something, but water helps to put off the fire. That is why the compounds are having totally different properties as compared to its constituents. Now, in case of a mixture, the constituents could be separated from each other by simple physical methods.
like heating is a physical method, or magnetic separation. So if you want to separate salt from water, आप उसको heat करिए, water evaporate हो जाएगा and you will be left with salt. तो easily आप physical method से components को separate out कर सकते हो. But if we compare that with a compound, you cannot separate the components of a compound without any chemical or electrochemical process. केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से आप उनको सेपरेट कर सकते हो, बट विदाउट अ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यू कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज mixtures does not have a fixed melting and boiling point, but if we compare it with a compound, the compounds always have a fixed melting and boiling point. And one such question is given in your NCERT book also, that how will you find it out that if some water is given to you, how will you find out that the water that you are given is pure water or not? So if you want to just check that the water that you are having is pure or not, then just check the boiling point of water. Then you will find that if its boiling point is exactly 100 degrees Celsius, then it's pure water. But if it's a mixture, then the boiling point would be somewhere less or more than that. Okay, so that's all between the comparison of mixtures and compounds. I'll just shift to side so that you can take a screenshot. Now let's understand more about the comparison of mixtures and compounds with an example. Suppose हमने iron and sulfur लिया and we just mix them. You know that iron is attracted towards a magnet and sulfur is having a yellow color. If we just mix them, we will find कि इनकी individual properties अभी भी retain है. Still, the sulfur will be having its yellow color, and still we can separate out iron from this mixture by bringing a magnet close to it. So magnet अगर हम पास में लाएंगे तो we will find that magnet will be attracted, the iron will be attracted towards the magnet, and that is why magnetic separation इन दोनों का possible है. बट यही हम अगर आयरन और सल्फर लेते हैं और हम इनको हीट करते हैं तो हीट करने से एक कंपाउंड बन जाएगा, एंड दैट इज आयरन सल्फाइड. अगर हम आयरन और सल्फर को लेते हैं और उन्हें हीट करते हैं तो आयरन सल्फाइड नाम का एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. अगर इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हम देखें तो इट इज हैविंग अ ब्लैक कलर. तो सल्फर का अब येलो कलर हमको विजिबल नहीं होगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया है, और जो कंपाउंड बना है दैट इज हैविंग अ ब्लैक कलर. अगर हम मैग्नेट पास में लाके देखते हैं तो अब मैग्नेटिक सेपरेशन भी पॉसिबल नहीं होगा. तो मैग्नेट लाने से हम आयरन को इस कंपाउंड में से सेपरेट आउट नहीं कर सकते. आयरन सल्फाइड जो बना है दैट इज अ कंपाउंड, और अब आयरन और सल्फर दोनों की ही इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज इस कंपाउंड के फॉर्म होने के बाद लॉस्ट हो चुकी हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई वी सेड दैट केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकली चेंज हो जाते हैं कंपाउंड्स, एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं. नेक्स्ट, अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड नाम का एक कंपाउंड है, अगर उससे मिक्स करते हैं इस मिक्सचर को, तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइसल्फाइड में ये दोनों को अगर हम डिसॉल्व करते हैं सो विल फाइंड दैट सल्फर विल बी डिसॉल्व्ड इन दैट, बट आयरन को हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. आयरन सेटल डाउन हो जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में बॉटम पे, और अगर हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो सिंपली फिल्ट्रेशन से छान कर हम इस आयरन को सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें सल्फर भी सेपरेट आउट करना है इस मिक्सचर में से, तो अगर हम हीट करेंगे तो ये कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास सल्फर पाउडर हमें वापस मिल जाएगा. सो जस्ट बाय फिजिकल मेथड्स हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं. सिर्फ फिजिकल मेथड हमने किया है, कार्बन डाइसल्फाइड हमने डाला, उसके बाद हमने आयरन को फिल्ट्रेशन से वापस हमें मिल जाएगा, और सल्फर विल गेट बैक जस्ट बाय इवेपोरेशन. तो जब मिक्सचर फॉर्म होता है तो उसके कंपोनेंट्स को सिर्फ फिजिकल मेथड से हम वापस रिटेन कर सकते हैं. अगर यही कार्बन डाइसल्फाइड हम आयरन सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करवा हम ऐड करते हैं तो विल फाइंड दैट हम इस दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, एंड वी विल फाइंड दैट हम आयरन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते. कार्बन डाइसल्फाइड को यूज करके हम कंपाउंड आयरन सल्फाइड में से आयरन को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बट कार्बन डाइसल्फाइड को यूज करके हम मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर में से आयरन को सेपरेट आउट कर सकते हैं जस्ट बाय फिल्ट्रेशन. ओके, थर्ड स्टेप इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ही एसिड्स हैं, और अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इस मिक्सचर को, मतलब आयरन एंड सल्फर के मिक्सचर को रिएक्ट करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट होगी. हाइड्रोजन गैस एस्केप आउट क्यों हुई? फॉर एग्जांपल हमने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इफ यू रिमेंबर. तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हाइड्रोजन से, और इसलिए वो हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ में. क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेगा, और जो गैस लिबरेट आउट होगी वो होगी हाइड्रोजन. ओके, ये रिएक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगी अगर हम इस मिक्सचर को
किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, ओके तो जो गैस बाहर आएगी दैट इज हाइड्रोजन। दैट शोज कि मिक्सचर जब हमने बनाया आयरन और सल्फर का, तो आयरन जिस तरह से इंडिविजुअली रिएक्ट करता है एसिड से, उसी तरह से मिक्सचर की प्रेजेंस में भी आयरन उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ओके तो दैट इज एन एग्जांपल कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन आर नॉट लॉस्ट। जब भी मिक्सचर फॉर्म होते हैं तो कंपोनेंट जो हैं उसके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके, दैट आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर आप आयरन को सिंपली भी लोगे तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में सेम रिएक्शन ही शो करता है। बट अगर हम आयरन सल्फाइड को लेते हैं, आयरन सल्फाइड को लिया हमने और अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो विल फाइंड दैट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट आउट होगी अब। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट आउट हुई है, इसका पता कैसे चलेगा हमें? तो इसका पता करने के लिए इफ यू जस्ट स्मेल दैट, यू विल हैव द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों जैसी इसमें स्मेल आएगी, एंड दैट इज शोइंग दैट आयरन सल्फाइड है यहाँ पर। और आयरन सल्फाइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाता है तो रिएक्शन डिफरेंट होती है। बट यही हम आयरन को सिंपली अगर इंडिविजुअली भी रिएक्ट करवाएंगे तो भी रिएक्शन वही है, और अगर इस मिक्सचर को रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी रिएक्शन सेम है। तो जब मिक्सचर फॉर्म होते हैं तो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं कंपोनेंट्स की वो रिटेन रहती हैं। बट जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं रह जाती, अब प्रॉपर्टीज दैट विल बी फॉलोड इज ऑफ दैट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, इस एग्जांपल के बेसिस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है? सो यू कुड बी आस्क्ड दैट व्हिच गैस इज लिबरेटेड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर आर मेड टू रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और आपसे पूछ सकते हैं कि आपने आयरन एंड सल्फर को मिक्स किया, उसे हीट किया, एक कंपाउंड फॉर्म हुआ, उस कंपाउंड को अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो स्मेल ऑफ रॉटन एग्स आई। So you have to tell the name of the gas that is liberated out during the process. Okay, so such type of questions could be there, and you know that the gas liberated out is hydrogen sulfide. हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से रॉटन एग्स जैसी स्मेल आ रही है। Okay, so by that we have seen the comparison of compounds and mixtures. Next we'll move on to physical and chemical changes. So now we have reached to the last part of our chapter, that is physical and chemical changes. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, और हमने देखा था रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरकन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मैटर की। जब भी हम कोई ऐसा चेंज करें जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की चेंज हो जाएं, तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर ले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, और इसी चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। सो मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, जिसमें वाटर की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, केमिकली स्टिल इट्स द सेम। नाउ इफ वी जस्ट कंपेयर इट विद केमिकल चेंजेस, देन व्हाट आर केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न कोल, तो कोल को बर्न करने पे कार्बन प्रेजेंट इन कोल रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन to form carbon dioxide, and this is an example of chemical change, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इस रिएक्शन में। केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ओके, तो बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को कंपैरेटिव वे में स्टडी करते हैं, सो दैट इट विल मेक योर लर्निंग टू बी वेरी वेरी इजी। सो लेट्स सी, physical changes are those in which only physical properties like melting point, boiling point, rigidity, fluidity, state of matter, all such changes are regarded as physical changes. तो जब ये सिर्फ ये physical properties change होती हैं और कोई नया substance form नहीं होता, तो ऐसे changes को कहा जाता है physical changes. But what are chemical changes? केमिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज हो जाएं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो सच अ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। एंड आई टोल्ड यू, केमिकल चेंजेस को ही हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही नहीं, केमिकली भी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, केमिकली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, तो सच अ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। ऑलवेज यूज द वर्ड यूजुअली, क्योंकि कुछ फिजिकल चेंजेस भी इरिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट आई टेल यू द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, लाइक इफ यू हैव वाटर एंड यू हीट इट, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टीम, बट इस स्टीम से आप वापस वाटर बना सकते हो बाय जस्ट कूलिंग इट डाउन। कंडेंसेशन प्रोसेस से वापस स्टीम से वाटर फॉर्म हो जाएगा। बट अगर हमको चेंजेस देखें, लाइक कटिंग ऑफ फ्रूट्स टू मेक फ्रूट सैलेड, दैट इज अ फिजिकल चेंज, बट इस फ्रूट सैलेड से हम वापस फ्रूट नहीं बना सकते। तो ये फिजिकल चेंज तो है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज इरिवर्सिबल। तो बेटर ऑलवेज यूज द वर्ड यूजुअली। ठीक है,
नेक्स्ट, केमिकल चेंजेस यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोल को बर्न करा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके आप वापस कोल नहीं बना सकते. इसलिए यूजुअली केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं. बट अगेन आई हैव यूज्ड द वर्ड यूजुअली बिकॉज सम केमिकल चेंजेस आर आल्सो रिवर्सिबल, और इन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिनके बारे में डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. नेक्स्ट कम्स द एग्जाम्पल्स. फिजिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जानते हैं. लेट्स सी सम ऑफ देम. Interconversion of states of matter, like melting of ice to form water and heating of water to form steam. So, interconversion of state of matter is example of physical change. Apart from that, dissolving sugar or salt in water, cutting of fruits to make fruit salad, or tearing of paper to form bits of paper, yeah, mixing of iron fillings and sulfur, these are all examples of physical changes. क्योंकि इसमें individual particles अपनी properties lose नहीं करते. हमने देखा भी था iron fillings and sulfur के बारे में, that iron and fillings and sulfur को mix कर दो तो still iron could be separated just by magnetic separation. magnet पास में लेकर आएंगे तो iron अभी भी उसकी तरफ attract होगा, क्योंकि iron की original properties lost नहीं हुई हैं. Now, in case of chemical changes, examples are rusting of iron, burning of wood or paper, changing of milk to form curd, या digestion of food. These all are examples of chemical changes. So, I hope you are clear with all the concepts of the chapter. I have tried my level best to complete the entire chapter in minimum possible time. So, if you like the explanation, do share it with your friends and help me to spread knowledge. That's all for today. Good day, everyone. Now, I'll just shift aside so that if you want to take a screenshot, you can take that. Have a good day, everyone.